हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी का डिमांड था कि जीएस की सीरीज़ स्टार्ट की जाए, जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है कि सभी लोग अपने जो सब्जेक्ट, अगर 6 to 8 की बात करें तो सब लोग अपने सब्जेक्ट में माहिर होते हैं, उसमें अच्छा कर ले जाते हैं। लेकिन जो जीएस वाला सेक्शन होता है उसमें जो प्राइमरी वाले स्टूडेंट होते हैं वो उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन की संविधान क्या है, संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, बेसिक चीज़ें। संविधान के प्रकार क्या हैं। अब आज हम पढ़ेंगे हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल वे में चीज़ों को जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो ठीक है। तो होता क्या है कि कंपनी के अधीन, देखिए हमारा जो संवैधानिक विकास होता है वो दो प्रकार से होता है। ठीक है। पहला, एक तो कंपनी के अधीन होता है और दूसरा ब्रिटिश ताज के अधीन। ठीक है, ताज के अधीन होता है। तो अगर कंपनी के अधीन की बात करें तो इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसी में आता है, 1781 का संशोधन एक्ट आता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, 1786 का एक्ट आता है, 1793 का चार्टर एक्ट इसी में आता है, वहीं 1813 का चार्टर एक्ट इसी में आता है, 1833 का चार्टर एक्ट आता है और 1853 का चार्टर एक्ट आता है। इस सब के पढ़ने के बाद हम आ जाएंगे ताज के अधीन। ठीक है, ब्रिटिश ताज के अधीन 1858 का भारत सरकार अधिनियम, वहीं 1861 का भारत परिषद एक्ट, 1892 का भारत परिषद एक्ट, 1909 का भारत परिषद एक्ट, 1919 का भारत शासन एक्ट। वहीं बात करें तो आगे आ जाएंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल भाषा में चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले जो हम कवर करेंगे कि जो हमारा कंपनी के अधीन थी, ब्रिटिश कंपनी के अधीन जो थी, हमारा संविधान कैसा था, और उसमें जो अभी रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह मैंने बताया उसको हम बारी बारी से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि 1599 में, ठीक है, कहानी सुनिए थोड़ा सा। 1599 में होता क्या है कि कंपनी का गठन होता है। ठीक है, कंपनी का गठन होता है और 1600 में चार्टर, ठीक है, किसके द्वारा, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक चार्टर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और इस चार्टर में क्या रहता है कि भाई पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का कंपनी को अधिकार मिल जाता है। ठीक, याद रखिएगा 1599 में कंपनी का गठन होता है, 1600 में चार्टर आता है महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, और उसमें क्या होता है कि जो पूर्वी देश होते हैं उनको कंपनी के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। अब धीरे धीरे हम 1726 की तरफ बढ़ते हैं। 1726 में क्या होता है कि जो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी रहती है, इन प्रेसिडेंसी ने गवर्नर को विधि बनाने की शक्ति मिली। ठीक है, तो 1726 आता है। इसमें क्या होता है कि जो कलकत्ता रहता है, मुंबई रहता है, मद्रास प्रेसिडेंसी रहती है, इनको, इनके जो गवर्नर थे, इनको विधि बनाने की, इनको रूल रेगुलेशन, कानून बनाने की शक्ति मिल गई थी, और अगर उसका जो पालन नहीं करता तो उनको दंड मिलेगा, ये कहा गया था। ठीक है, अब धीरे धीरे आ जाता है प्लासी का युद्ध आ जाता है। तो प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। फिर धीरे धीरे बक्सर का युद्ध हो जाता है। तो ये युद्ध होते हैं इसके बाद। ठीक है, अब समय धीरे धीरे आता है तो बंगाल में द्वैत शासन 1765 में, 1772 में बंगाल में द्वैत शासन रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 1773 में। ठीक है, कब, 1773 में द्वैत शासन को समाप्त किया गया तथा अब जो क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। ठीक है, द्वैत शासन को समाप्त करके अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अब आइए पढ़ते हैं कंपनी के अधीन हमारा संवैधानिक विकास। तो पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, बस इसी को चीज़ों को नोटिस करना है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्या होता है कि कंपनी में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की कंपनी पर शुरुआत हुई। तो होता क्या है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है। ये क्यों आता है, जो कंपनी में अनुशासनहीनता रहती है उसको रोकने के लिए जो ब्रिटिश सांसद रहते हैं, भैया ब्रिटिश संसद के नियंत्रण पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण पर कंपनी की शुरुआत होती है। ठीक, अब आगे क्या होता है, आगे बात करें तो कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन लाया जाता है। ठीक है, कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी जो बम्बई मद्रास रहता है इसके अधीन लाया जाता है। उसके बाद बात करें तो इसमें क्या होता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता प्रेसिडेंसी के गवर्नर वारेन हेस्टिंग को शक्तियों में इजाफा भी हो जाता है।
तो एक कॉपी लिए रहिएगा, पेन लिए रहिए, नोट कर लीजिए बस कि ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी, जो कि वहाँ के गवर्नर रहते हैं, जनरल गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग साहब, इनकी शक्तियाँ जो रहती हैं पहले कम थी, अब इसकी शक्तियों में क्या होता है, इजाफा किया जाता है। अब कलकत्ता बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले जो कलकत्ता का जो या बंगाल का गवर्नर जनरल था, पहले उसको गवर्नर बोलते थे, लेकिन अब क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है किस एक्ट में हुआ, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। इसमें एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि एक मुख्य न्यायाधीश रहते हैं और इनके 3 अन्य न्यायाधीश रहते हैं, ठीक। एलिजा एम्पे के साथ और कौन कौन रहता है, एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे हो गई, और 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन से रहते थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। याद रखिएगा, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड रहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कंपनी के शासन के लिए लिखित संविधान पहली बार आया, जिस पर 11 वर्ष तक अमल हुआ। तो कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान किस में आता है, तो चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही आता है, ठीक है, जिस पे लगभग कितने 11 वर्ष तक अमल होता है। अब आगे चलते हैं, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आता है। जैसे 1773 बीतता है, उसके बाद 8 साल बाद 73, 7, 80, एक मतलब 8 साल बाद करीबन क्या आता है हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, इसको याद रखने लायक जो चीज़ें हैं। तो इसमें 1773 एक्ट की कमियों को दूर किया गया। भैया 1781 का एक्ट क्यों आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 क्यों आया, क्योंकि इसमें जो 1773 के चार्टर एक्ट में कुछ कमियां थी या रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आता है। कलकत्ता की सरकार अब मद्रास एवं मुंबई, बिहार के लिए विधि बना सकती थी। पहले क्या था कि वो भाई बस जहाँ पे थे वहीं के लिए बना सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक मिनट, हाँ, अब ऐसा नहीं है। अब जो कलकत्ता की सरकार थी, अब मद्रास और बम्बई, ठीक है, के लिए भी विधि बना सकती थी। जो बिहार उड़ीसा, ये जो बिहार उड़ीसा थे, पहले क्या था कि बस मद्रास और बम्बई में बना सकती थी विधि, लेकिन अब बिहार और उड़ीसा के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत कानून बना सकती है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आगे चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट आता है हमारा 1784 में। कंपनी के कुशासन एवं कर्मचारियों के अन्याय व अत्याचार के कारण कंपनी की गिरती साख को बचाने के लिए यह एक्ट लाया गया। तो होता क्या है कि जो कंपनी का कुशासन भाई बहुत रिजिड व्यवहार था, रूडनेस थी, कर्मचारियों को लेके अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, और कंपनी की जो साख थी, जो क्रेडिबिलिटी थी, वो धीरे धीरे गिरती जा रही थी। इसी को बचाने के लिए क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन होता है, जिसमें टोटल 6 सदस्य रहते हैं। इन्हें आदेश व निर्देश जारी करने का अधिकार था, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन होता है, 6 सदस्य रहते हैं और इन्हें आदेश व निर्देश जारी करने का अधिकार भी रहता है। अब आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। पहले क्या था कि गवर्नर जनरल जो परिषद की सदस्य थी, संख्या थी, वो 4 था, लेकिन अब घटा के 3 कर दिया गया, ठीक है। इस परिषद को युद्ध, शांति एवं राजस्व की शक्ति प्राप्त थी। तो ये जो परिषद था, गवर्नर जनरल की परिषद थी, इनको कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त थी, युद्ध की, शांति से रिलेटेड और राजस्व की शक्ति इनको प्राप्त थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना होती है, ये चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने की शक्ति दे दी गई। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चीज़ें लिखी गई हैं ताकि कोई चीज़ें हमारा छूटे नहीं, ये रीडिंग लगाने लायक है बस। तो गवर्नर जनरल जो रहती है, वहाँ के प्रांतीय सरकार, जो स्टेट प्रोविंस सरकारें रहती है गवर्नमेंट, उसको बर्खास्त करने की शक्ति दे दी जाती है। अब इसमें क्या होता है कि केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। राजनीतिक तथा व्यापारिक कार्य को अलग कर दिया गया। पहले क्या था कि भाई राजनीतिक और व्यापारिक कार्य, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज़ थी, दोनों एक साथ होती थी, लेकिन अब राजनीतिक और व्यापारिक कार्य जो थे, ये दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। अब धीरे धीरे हम चलते हैं 1793 के चार्टर एक्ट में, ठीक है। 1793 के चार्टर एक्ट में चलते हैं। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो जो कंपनी का एक व्यापारिक एकाधिकार था, इसको कितने एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। किसमें, 1793 के चार्टर एक्ट में। गवर्नर जनरल एवं इनकी परिषद को भारतीय कोष से वेतन देना सुनिश्चित किया गया। तो देखिए, गवर्नर जनरल जो था और जो भारतीय जो परिषद थे, इनको जो सैलरी वगैरह दी जाती थी, कहाँ से दी जाने लगी, भारतीय कोष से दी जाने लगी, ठीक है।
ये 1793 के चार्टर एक्ट में होता है। अब आगे की बात करें तो गवर्नर जनरल के बम्बई व मद्रास पर अधिकार को और अधिक स्पष्ट कर दिया गया। ये रीडिंग के लिए है बस, ठीक है। अब आता है 1786 का एक्ट आ जाता है धीरे धीरे। गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ का पद दिया गया। तो पहले गवर्नर जनरल थे, अब इनको क्या किस नाम से पुकारा जाने लगा? कमांडर इन चीफ, ठीक है, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक। गवर्नर जनरल को विशेष मामलों में अपनी परिषद की राय न मानने का भी अधिकार दिया गया। तो अब कहा गया, अब इसमें क्या हो गया कि 1768 में कि भैया 1768 में कि जो गवर्नर जनरल को विशेष मामलों में अपनी परिषद की राय न मानने का भी अधिकार दे दिया जाता है। अब आगे चलते हैं, धीरे धीरे आ जाते हैं हम 1813 के चार्टर एक्ट में। ये इंपॉर्टेंट है। चाय तथा चीनी पर एकाधिकार था, बाकी सब खत्म हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि चाय तथा चीनी पर को छोड़कर बाकी सब पे जो अधिकार था वो खत्म हो जाता है। भारत में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके अन्य ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियों को भारत में साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। अब इसमें क्या होता है 1813 चार्टर एक्ट में कि जो भारत में कंपनी के एकाधिकार रहता है, एकाधिकार मोनोपोली रहती है, उसको समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी को भारत में साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है। कि मतलब ब्रिटिश की जो कंपनी थी और भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है 1813 में। परंतु मूल कंपनी का चीन व चाय पर एकाधिकार बना रहा, ठीक है। तो चाय व मतलब चीनी और चाय होगा। चीनी और चाय पे जो एकाधिकार है वो भारत का बना रहेगा, ठीक है। इसके एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार भारत में प्रचार करने की अनुमति दे दी जाती है। तो जो ईसाई मिशनरी रहते हैं इनको धर्म प्रचार की भारत में अनुमति दे दी जाती है। अब आगे की बात करें तो शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, ठीक है। तो शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान कब किया गया? तो ये किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में, ठीक है। विदेशी व्यापार को भारत में बसने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया व्यापार करने के लिए। मतलब सीधी सी बात है 1813 के चार्टर एक्ट में अब क्या था कि जो विदेशी व्यापार भारत में आना चाहती हैं कंपनियां वो बस तो सकती हैं, लेकिन अब उन्हें उनके लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं धीरे धीरे 1833 के चार्टर एक्ट पे। इस समय ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। महाराष्ट्र, मध्य भारत, पंजाब, सिंध, ग्वालियर, इंदौर इन प्रांतों में अपने प्रभुत्व को अस्थायी करने के लिए 1833 का चार्टर एक्ट आया। तो होता क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार हो रहा था। तो जो महाराष्ट्र था एरिया, मध्य भारत थे, पंजाब वाला एरिया था, सिंध का था, ग्वालियर, इंदौर, इन प्रांतों में क्या होता है अपना प्रभुत्व अपना मतलब कहते हैं कि ना अपना शक्ति दिखाने के लिए, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 1833 का चार्टर एक्ट आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंपनी को प्रशासनिक व राजनीतिक संस्था बना दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकार सीमित किए गए, ठीक है। ये सब रीडिंग के लिए है बस। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था भैया 1833 के चार्टर एक्ट में इसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब थे। अब आगे चलते हैं। प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल द्वारा पारित कानून को एक्ट कहा जाएगा। पहले क्या था कि भैया अब जो गवर्नर जनरल जो भी एक्ट वगैरह बनाएगा, इस जो भी कानून पारित करेगा, इसको क्या कहा जाएगा? एक्ट कहा जाएगा। 1833 के चार्टर 1833 एक्ट के द्वारा अब गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया। तो 1833 एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल था अब पूरे भारत के लिए कानून बनाने का उसको अधिकार मिल गया। पहले कुछ विशेष क्षेत्रों में अधिकार बनाने का मतलब कानून बनाने की शक्ति थी, लेकिन अब पूरे भारत में कानून बनाने का अधिकार मिल गया। गवर्नर जनरल को परिषद में एक विधि विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई, ठीक है। तो गवर्नर जनरल का जो परिषद था अब इसमें क्या किया गया कि एक विधि विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, जिसमें 14 सदस्य रहते थे। इसमें अब एक विधि विशेषज्ञ भी होगा, कानून का जानकार होना चाहिए इसमें। अब आगे बात करते हैं संपूर्ण देश के लिए एक बजट। हाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी शायद क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 2 में कि बजट का प्रावधान कब होता है? तो 1833 के चार्टर एक्ट में होता है, ठीक है। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, किसके द्वारा? लॉर्ड एलन बरो के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड एलन बरो के द्वारा 1833 में जो दास प्रथा थी इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। अब 1789 में कॉर्नवालिस ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया।
आगे चले तो 1823 में क्या होता है कि ड्यूक ऑफ ग्रेस्टर आए, भारत में दास प्रथा को समाप्त करने का सुझाव दिया। ये सब रीडिंग के लिए है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1833 दासता को शीघ्र समाप्त करने को कहा गया। और 1843 में क्या होता है, लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो इतना याद रखिएगा कि दास प्रथा को किसने गैर कानूनी घोषित किया, तो एलनबरो ने, लॉर्ड एलनबरो ने। कब? 1843 में। आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो भारत की रूढ़ियों एवं प्रथाओं को संहिताबद्ध करने के लिए एक आयोग बना, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बनाए गए। आगे चलते हैं तो संविधान निर्माण का आंशिक संकेत अब हो गया था कि भैया अब हम संविधान निर्माण की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहीं से हो जाता है 1833 के चार्टर एक्ट से। अब आता है 1853 का चार्टर एक्ट। आइए इसको देखते हैं। यह एक्ट लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पारित पर हुआ था। तो जो 1853 का चार्टर एक्ट था, यह जो कि रिपोर्ट किसके बेसिस पे तैयार की जाती है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या जो थी 24 थी, 24 से 18 करने का प्रावधान किया गया। 6 सदस्यों की नियुक्ति जो कि वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाएगी, मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब भारत में 18 होंगे, 6 ब्रिटिश के द्वारा किए जाएंगे। अब आगे की बात करें तो 1853 में एक्ट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अप्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से करने की व्यवस्था की गई। तो जो 1853 के एक्ट के माध्यम से जो कंपनी के कर्मचारी होंगे भाई, अब नियुक्ति के लिए उनकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयार होंगे। अब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उनके सिलेक्शन के लिए। विधायी व प्रशासनिक कार्यों के पृथक्करण की शुरुआत हुई। जो कानूनी थी रिलेटेड थी और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था, उनके जो कार्य थे पृथक्करण, उनको अलग अलग किया गया। आगे की बात करें तो इसी एक्ट में कंपनी ने व्यापार पर ध्यान की अपेक्षा साम्राज्य विस्तार पर अधिक ध्यान दिया। तो रीडिंग के लिए है बस। अब आ जाते हैं हम लोग ताज के अधीन संवैधानिक विकास हमारा। देखिए जो चीज़ें हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, बस चीज़ों को सुनते चलिए। बहुत सिंपल भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, हमें मास्टर नहीं बनना है, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, सीधी सी बात है। अब ताज के अधीन संवैधानिक विकास आ जाता है। ठीक है, अगर पूछे कि बजट सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो जेम्स विल्सन के द्वारा। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, आइए इसको पढ़ते हैं। तो 1857 की क्रांति के बाद यह अधिनियम हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित किया गया 30 अप्रैल 1858 में। तो जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम था, 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद ये अधिनियम कहाँ, हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित किया जाता है 30 अप्रैल 1858 को। अब आगे बात करें तो भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अब शासन का उत्तरदायित्व तो ब्रिटिश ऑफ संसद पर आ गया। पहले क्या था कि कंपनी का शासन, पहले कंपनी शासन करती थी, लेकिन अब जो था ये पूरा इसकी लायबिलिटी किसको दे दी गई, ब्रिटिश ऑफ सांसद को। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इसको समाप्त कर दिया जाता है। भारत सचिव नामक एक पद सृजित किया जाता है कि जो भारत सचिव नामक एक पद होगा भारत में। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद बनाई गई। तो जो भारत सचिव होगा उनके मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनको कंपनी देने के लिए 15 सदस्यों की क्या होगी, परिषद बनाई जाएगी, जिसमें एक भारतीय सचिव होगा। ठीक है, पहला एक भारतीय सचिव होगा और 15 सदस्यों की परिषद होगी, जिसमें 8 सदस्य जो होंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त होंगे और 7 सदस्य जो होंगे निदेशक मंडल द्वारा। ठीक है, भारत सचिव की परिषद परामर्शदात्री थी। अंतिम निर्णय भारत सचिव द्वारा लिया जाता था। तो जो भारत सचिव था भाई, ये परिषद होगी उसकी परामर्शदात्री थी, मतलब कोई भी डिसीजन होगा उसका जो मेन मतलब डिसीजन लेने वाला होगा भारत सचिव ही होगा। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग भारत में हो गया। ठीक है, भारत का जो गवर्नर जनरल इस समय थे कौन थे, भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग साहब थे। अब आगे चलते हैं तो यह एक्ट 2 अगस्त 1857 को स्वीकार हो जाता है, इसी दिन लागू भी हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो 1 नवंबर 1858 को महारानी एलिजाबेथ की घोषणा आती है। ठीक है, इस घोषणा में क्या रहता है भाई कि भारत की प्रजा ब्रिटिश प्रजा मानी जाएगी, लोक सेवाओं में भेदभाव नहीं किया जाएगा, भौतिक एवं नैतिक उन्नति के उपाय किए जाएंगे। ये एलिजाबेथ की घोषणा के पत्र में कहा जाता है कि भैया जो भारत की प्रजा होंगी अब वो ब्रिटिश की भी प्रजा मानी जाएंगी, मतलब भारत का जो लीडर होगा, राजा होगा, वो ब्रिटिश के लिए भी वही समान होगा और लोक सेवाएं जो सर्विसेज थी, जो नौकरियां थी, उसमें भेदभाव नहीं होगा। वही भौतिक और नैतिक, फिजिकल और जो नैतिक से रिलेटेड चीज़ें थी उनके प्रोग्रेस में के लिए उपाय किए जाएंगे। अब आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम। इसमें क्या होता है कि गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया किस किस चीज़ों का। अब गवर्नर जनरल जो था भाई, इनको अधिकार मिल गया कुछ। तो क्या क्या अधिकार मिलता है, तो नए प्रांतों का निर्माण कर सकते हो आप,
नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर की नवनियुक्ति कर सकते हो आप। प्रांतों के विभाजन व सीमा में परिवर्तन का अधिकार मिल गया। तो सीधी सी बात है, जो गवर्नर जनरल थे अब इनको अधिकार मिल जाता है। क्या क्या अधिकार मिलता है कि भाई आप नए प्रांत का गठन कर सकते हो, और जो नए प्रांत होंगे उसमें आप एक गवर्नर का सिलेक्शन कर सकते हो, और प्रांतों के विभाजन व सीमा में परिवर्तन भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये थी। अब आगे चलते हैं। केंद्रीय कार्यकारिणी में गवर्नर जनरल की सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है। पहले 4 था, अब 5 कर दिया जाता है। ठीक है, नए सदस्य कौन होगा? विधि विशेषज्ञ होगा, कोई एक नया कानून का जानकार होगा जो नया सदस्य होगा। इसी एक्ट के माध्यम से लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इसी एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल जाती है। ठीक है, प्रदान की जाती है, जिसकी अवधि 6 माह होगी। इसी एक्ट के माध्यम से बम्बई व मद्रास को व्यवस्थापिका का अधिकार मिला। अब आगे चले तो यह शासन के विकेंद्रीकरण की शुरुआत इसी एक्ट के माध्यम से होती है। इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल के विधायी अधिकारों में वृद्धि की जाती है। ठीक है, अब आते हैं 1869 का अधिनियम। क्या? 1869 का अधिनियम। इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई। तो 1869 का अधिनियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि इस एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर जनरल होगा विदेशों में रहने वाले जो भारतीय होंगे उनके लिए कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1873 का अधिनियम आ जाता है धीरे धीरे। अब 1873 का अधिनियम क्या कहता है कि इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। तो 1873 का जो अधिनियम आया, इसमें कहा गया कि जो ऐसा प्रावधान किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भाई, इनके जो इसको किसी समय भंग किया जा सकता है। ठीक है, 1 जनवरी 1874 को कंपनी औपचारिक रूप से भंग कर दी गई। तो जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, तो अब क्या हुआ कि 1 जनवरी 1874 को इसको औपचारिक रूप से भंग कर दिया जाता है। ठीक है, अब 1876 की शाही उपाधि अधिनियम आती है। इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या पहले 4 थी, फिर 1 बढ़ी जो विधि का जानकार होगा, अब 5 से 6 हो गई। यह 6वां सदस्य लोक विभाग देखेगा। ठीक है, अब 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं 1892 के अधिनियम में। अब इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। तो इसमें कांग्रेस की स्थापना के बाद यह अधिनियम आया। इसके माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। तो क्या होता है कि कांग्रेस की जब स्थापना होती है उसके बाद यह अधिनियम आता है, और इस अधिनियम के माध्यम से क्या होता है कि केंद्रीय विधान परिषद, जो विधान परिषद होता है, इसमें जो सदस्य होंगे उनकी संख्या में वृद्धि की जाती है। अधिकतम कितने हो सकते थे? 16 हो सकते थे, और न्यूनतम 10 हो सकते थे। किसमें? केंद्रीय विधान परिषद में। ठीक है, भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिल जाता है। इसी एक्ट में निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार किया गया। ठीक है, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायिका में 2/3 सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, कि जो प्रांतीय विधायिका होंगी और केंद्र में जो होंगे, और प्रांत में जो स्टेट में, मतलब समझिए केंद्रीय का मतलब है केंद्र में, सेंटर में, और प्रांतीय का मतलब स्टेट में। ठीक, ये मतलब है कि 2/3 सदस्य जो होंगे इनका निर्वाचन होगा, ये व्यवस्था की गई। अब 1919 का भारत परिषद अधिनियम आता है, इसको देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के माध्यम से सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन की नीतियों को अंगीकार किया गया। आगे चलते हैं तो 1905 में ब्रिटेन में चुनाव होता है, उदारवादी सरकार बनती है। ठीक है, वायसराय बनाया गया लॉर्ड मिंटो को, और भारत सचिव लॉर्ड मॉडले रहते हैं जब चुनाव होता है ब्रिटेन में 1905 में। अब आगे की बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन के असंतोष को सरकार कम करना चाहती थी। इसी एक्ट को मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो मार्लो मिंटो सुधार किसको कहा जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909 को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। वायसराय की कार्यकारिणी में एसपी सिन्हा को विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो इन्हें लॉर्ड की उपाधि भी दी जाती है। तो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें मैंने कहा था आपको कि एक विधिक सदस्य होगा, कानून का जानकार होना चाहिए। तो पहले कौन थे? एसपी सिन्हा साहब, और इन्हें लॉर्ड की उपाधि दी जाती है, जिसको अब हम कहते हैं माय लॉर्ड। ठीक है, इसी एक्ट को फूट डालो राज करो की नीति के लिए भी जाना जाता है। किसको? मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम को 1909 को। ठीक है, अब आता है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। आइए इसको देखते हैं। तो इसमें देखते चलते हैं कि इसमें होता क्या क्या है, चीज़ों को बस याद रखिएगा। ठीक है, 1911 में क्या होता है? लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय बनते हैं। फिर इसमें बंगाल विभाजन कब समाप्त होता है? 1911 में। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। 1913 में एनी बेसेंट आ जाती हैं। फिर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? यही क्वेश्चन पूछा गया था 1914 से 18 में, अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 में। आपको लग रहा होगा, लेकिन एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, जब आप एग्जाम में आता है फिर कहते हैं कहाँ से पूछ लिया।
ये भी क्वेश्चन पूछा था कि बंगाल विभाजन कब समाप्त हुआ, 1911 में, ये लिखा हुआ है। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक, अब ये भी यहाँ से क्वेश्चन ही बनने वाले लाइन लिखे गए हैं सब। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। क्वेश्चन पूछे गांधी जी अफ्रीका से कब आते हैं, तो 1915 से आते हैं। 1916 में चेम्सफोर्ड वायसराय बन के आते हैं। भारत सचिव मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार बने तथा इसी को मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार माना गया। ठीक है, अब क्या आता है 1918 में दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई। किसने किसने? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड साहब ने, ठीक है, जो वायसराय साहब रहते हैं। और तब 1919 का अधिकार पारित होता है। 1916-17 में मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट के तत्वों को भी शामिल किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें यूपीएससी और पीसीएस लेवल की हैं। ठीक है, इसी एक्ट के माध्यम से केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। ठीक है, द्विसदनात्मक का क्या मतलब है भैया? राज्य में भी होगा, स्टेट में भी, केंद्र में भी होगा। ठीक है, तो राज्य परिषद में 60 सदस्य होंगे और केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसी एक्ट के माध्यम से प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। तो इसी एक्ट के माध्यम से क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है तथा महिलाओं को मताधिकार दिया गया। ठीक है, उत्तरदायी शासन का पहली बार उल्लेख इसी अधिनियम में किया गया है। ये बस रीडिंग के लिए है। अब चलते हैं भारत परिषद शासन अधिनियम 1935, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हूबहू लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है, इसमें 321 धारा और 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है, विचार किया जाता है। इसमें 3 अनुसूचियाँ रहती हैं। संघ सूची जिसमें 59 वो रहती हैं, 59 विशेष चीज़ें रहती हैं, और राज्य सूची में 54, समवर्ती सूची में 36 रहती हैं। तो वर्तमान में कितनी हैं? 99 हैं और 59 हैं और 52 हैं। ठीक है, संघ सूची में जो शामिल हैं चीज़ें, तथा बचे हुए विषयों पर कानून बनाने का शक्ति जो है वायसराय के पास थी। ठीक है, इसी एक्ट के माध्यम से प्रांतों में चुनाव कराया गया। बात की गई ब्रिटिश शासन शासित में कितने 11 प्रांतों में चुनाव होते हैं, जिसमें देसी रियासतों को शामिल नहीं किया जाता है। आगे की बात करें तो प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इसी एक्ट के माध्यम से 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में के 2 सदस्य बनते हैं। एक विधानसभा विधान परिषद बनता है। विधानसभा बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार में, और विधान परिषद संयुक्त प्रांत और असम में। ठीक है, इसी समय आरबीआई की स्थापना होती है। तो क्वेश्चन पूछे आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो किस एक्ट के माध्यम से? भारत की सरकार 1935 अधिनियम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। बर्मा म्यांमार को भारत अलग किया गया, कब किया गया? इसी में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। संघीय न्यायालय की स्थापना कब की जाती है? भारत सरकार अधिनियम 1935। अब आता है 1942 का क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, कल इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था, आज डिटेल में पढ़िए। सेकेंड विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टीफन क्रिप्स को क्या भेजा? एक मिशन भेजा। तो भैया होता क्या है कि 1942 में क्रिप्स मिशन में, यहाँ से अच्छे से समझेंगे, तो द्वितीय विश्व युद्ध रहता है। तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहते हैं विंस्टन चर्चिल साहब, ठीक है, तो ये स्टीफन क्रिप्स भारत में रहते हैं उस समय, और उनको भेजते हैं, एक संदेश भेजते हैं कि भैया जो भारतीय हैं वो भी शामिल हों हमारे युद्ध में, हमारी तरफ से लड़े। ठीक है, इसीलिए आता है 1942 का क्रिप्स मिशन। युद्ध के बाद भारतीयों की एक निश्चित सभा बनेगी जो संविधान का निर्माण करेगी। इस सभा में देसी रियासतों को भी शामिल किया जाएगा। तो देखिए क्रिप्स मिशन में क्या क्या रहता है कि भैया कहते हैं कि जो मिस्टर चर्चिल साहब रहते हैं, कहते हैं कि भैया युद्ध जैसे ही ख़त्म होगा हम भारतीयों को एक निर्वाचित सभा बनेगी, और वहाँ वही निर्वाचित सभा जो होगी संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। सभा में देसी रियासत पहले शामिल नहीं थे, अब देसी रियासतों को भी शामिल कर लिया जाएगा। राष्ट्रमंडल की सदस्यता का निर्माण लेने का अधिकार होगा। क्रिप्स मिशन के सुझाव को अस्वीकार कर दिया जाता है, कल बताया था मैंने। ठीक है, गांधी जी नहीं मान रहे थे, नाराज थे उस समय। भारत के गतिरोध को दूर करने के लिए चर्चिल ने भारत मंत्री सचिव एमरी ने भारत के समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसे वेवेल योजना कहा जाता है। वेवेल योजना कब आता है? 1945 में। तो इसमें होता क्या है कि भारत की जो गतिविधियाँ रहती हैं, जो गलत चीज़ें होती रहती हैं, गतिरोध, भारत आगे बढ़ता रहता है, भारत अच्छे प्रोग्रेस करता रहता है, तो इसको रोकने के लिए क्या होता है, चर्चिल साहब भारत के जो मंत्री रहते हैं, सचिव एमरी रहते हैं, भारत के समक्ष एक प्रस्ताव रखते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? वेवेल योजना कहा जाता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्निर्माण होगा, यह अंतरिम सरकार की भांति रहेगी। इस पर विचार करने के लिए वायसराय वेवेल ने शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया, तथा यह भी असफल हो गया क्योंकि जिन्ना तथा गांधी के विचारों में मतभेद के कारण इसमें मतभेद रहता है। ठीक है, तो वेवेल योजना नकार दिया जाता है। अब आगे क्या होता है आइए इसको देखते हैं। 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक
चलता है सम्मेलन शिमला में। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। ब्रिटेन में चुनाव होता है, पार्टी विंस्टन चर्चिल साहब हार जाते हैं और लेबर पार्टी की जीत होती है। ठीक है, चुनाव होता है 1945 में ब्रिटेन में और विंस्टन चर्चिल साहब हार जाते हैं। कौन बनती है? लेबर पार्टी की सरकार बनती है। 1946 में ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली ने अपने वादे के अनुरूप भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। तो जया क्लीमेंट एटली साहब जो रहते हैं कि कहते हैं कि भैया जैसे द्वितीय विश्व युद्ध होगा, चुनाव वगैरह होगा, तो उसके बाद आप अपना एक संविधान सभा, निर्वाचित संविधान सभा होगा जो संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे 1946 में ब्रिटेन के जो पीएम क्लीमेंट एटली साहब रहते हैं वो कहते हैं कि भारत में कैबिनेट मिशन भेजते हैं। अब आइए कैबिनेट मिशन क्या है इसके बारे में करते हैं। कल भी मैंने बताया था। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आती है। तो यह 2 माह तक भारत में रहती है। कितना? मार्च से मई के बीच में ये भारत में रहती है। इसमें क्या होता है कि 15 मार्च 1946 को इस मिशन की घोषणा की जाती है। यह 3 सदस्यीय था। इसमें 3 सदस्य रहते हैं। कौन कौन? एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, भारत सचिव रहते हैं पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष रहते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर नौसेना के अध्यक्ष रहते हैं। ये तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हुबहू लाइन वाइज पूछ लिया जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको लग रहा है जब एग्जाम में आएगा तो कहेंगे कि हाँ यही से पूछा गया था। अब इसका कार्य क्या था? जो ये सभा गठित हुई थी, तो संविधान सभा का गठन कर भारतीयों द्वारा संविधान बनाने का कार्य इनका मेन काम रहेगा। भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के उपाय व संभावना की तलाश खोजी जाए। अब सुझाव क्या दिया इन्होंने कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों एवं देसी रियासतों से मिलकर एक भारत संघ का गठन हो। तो जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, ठीक है, और देसी रियासत थे, दोनों को मिलाकर भारत का एक संघ हो, राज्यों का संघ हो। ठीक, जो अब कहते हैं हम लोग। भारतीय संघ को विदेशी मामले, रक्षा, संचार, देखभाल का अधिकार, कर लगाने का अधिकार हो। और भारतीय जो संघ होगा उसको विदेशी जो मामले होंगे, रक्षा से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, देखभाल से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, उनके पास अधिकार हो। ये सुझाव दिया जाता है। एक अंतरिम सरकार का गठन हो, ये भी सुझाव दिया जाता है। 24 अगस्त 1946 को घोषणा की जाती है और 2 सितंबर 1946 को गठित हो जाती है। ठीक है, और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी शामिल इसमें हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम आ जाता है भैया। तो यहाँ से अब हमारा भारत आज़ाद होने लगता है धीरे धीरे और हमारा संविधान निर्माण की तरफ अग्रसर होने लगते हैं। तो 14 मार्च 1946 को घोषणा होती है भारतीयों को स्वतंत्र होने का। ठीक है, कि भैया अब तुम आज़ाद हो गए, जाओ। 14 मार्च 1946 को। 20 सितंबर 1947 को कहा, 30 जून 1948 को भारत को आज़ाद कर दिया गया। ठीक है, अब आगे क्या होता है? तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हो जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। अब ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाती है। ठीक है, ब्रिटिश का जो प्रभुत्व रहता है वो समाप्त हो जाती है इसी में। जब तक संविधान नहीं बनता तब तक भारत का शासन 1935 शासन अधिनियम के अंतर्गत चलेगा। तो जब तक भारत अभी संविधान नहीं बना था, ये तो संविधान का विकास हो रहा था कि संविधान के रास्ते कैसे तैयार होंगे। तो यहीं से क्या होता है कि जब कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कहा जाता है कि जब तक भारत का एक संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 शासन अधिनियम के तहत भारत जो रूल्स रेगुलेशन होंगे, जो कानून होंगे, इसी के तहत चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने पढ़ लिया भैया भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, और इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, शिशिर की पाठशाला से। उस पर मैं डाल दूंगा, आप लोग इसका PDF ले सकते हो। देखिए, कॉपी पेस्ट चीज़ें नहीं की गई, ये खुद के प्रिपेयर नोट्स हैं। और इसमें लक्ष्मीकांत की किताब, इसमें आप परीक्षावाड़ी की बुक हो गई, अच्छी अच्छी किताबों का इसमें मैटर प्रिपेयर किया गया है ताकि आपके क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, आप इसको पढ़ के कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। GS ऐसे ही मजबूत होगा। कैसा लगा कंटेंट, कैसी लगी मेरी मेहनत? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत।